वो कहानियाँ जो आपको कभी सुनाई नहीं गईं और कहानियों की भीड़ में कहीं खो गईं, मगर मौजूद हैं आपके आसपास ही। मैं सुनाऊंगा आपको वही तमाम खोई हुई कहानियाँ। 2 जुलाई 1950, जिला फर्रुखाबाद, जगह छिबरामऊ। एक ग्रामीण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं था। बच्चे का नाम ही था डॉक्टर सोनेलाल पटेल। कहानी उस नेता की जिसे राजनीति का वैज्ञानिक भी कहा गया। आपने राजनीति के चाणक्य तो सुने होंगे, हर साल पैदा होते हैं, लेकिन राजनीति के वैज्ञानिक नहीं सुने होंगे। कहानी उस नेता की जिसने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, या जिसे आप मायावती की पार्टी भी कहते हैं, उसको 1 लाख का पहला चंदा दिया। यानी बसपा की 1 लाख की रैली और 1 लाख रुपए के चंदे से शुरुआत हुई। वो चंदा देने वाला शख्स कौन था? कौन था वो आदमी जिसे राजनीति के वैज्ञानिक का तमगा दिया गया? वो कौन शख्स था जिसने बसपा के चारों खंभों को मजबूत बनाया और आज जिस पार्टी को आप इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर देख रहे हैं, उसकी बुनियाद रखी? हालांकि वो आदमी बसपा को बनाने के बाद बसपा छोड़ करके चला गया और उसने अपनी नई पार्टी बनाई। वो पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोहराम मचा दिया था। बीजेपी हो या कांग्रेस या बसपा या सपा, हर पार्टी में उस पार्टी के आने के बाद राजनीतिक खौफ पैदा हो गया था। आज हम उसी जननेता, उसी राजनेता की बात करेंगे जिसने राजनीति में विचारधारा को लेकर के नया एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ऐसा जिसने इस देश में जातिगत और धार्मिक राजनीति की गोलबंदी को तोड़ दिया। आपने आज तक जितनी भी पार्टियों के बारे में सुना होगा, उनमें से ज़्यादातर या तो किसी जाति विशेष का या किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व करके उभरी हैं। मसलन आप अगर बसपा की भी बात करते हैं तो वो बहुजन समाज की बात करती है, लेकिन वो किसी एक जाति विशेष के कारण ही सत्ता में आई। आप अगर सपा की बात करते हैं तो उसे भी यादवों की कोर पार्टी के तौर पर देखा जाता है। कांग्रेस को एक विचारधारा वाली पार्टी तो समझा जाता है, लेकिन उसके तमाम नेता छोटे छोटे जातिगत समूहों से बंध कर आए। हम जब बीजेपी की बात करते हैं तो हिंदुत्व का और धार्मिक पेच एक दिखाई देता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अपना दल नाम की उस पार्टी की जिसका गठन 1995 में हुआ। इस पार्टी का गठन करने वाले नेता का नाम था डॉक्टर सोनेलाल पटेल। डॉक्टर सोनेलाल पटेल वो नेता थे जिन्होंने अपना दल नाम की इस पार्टी का गठन किया। अपना दल जिस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में आई, इस देश की राजनीति में पहली ऐसी पार्टी थी जो एक नई विचारधारा को लेकर के आई थी। जिस पार्टी के झंडे में ना तो कोई जाति अहमियत रखती थी, ना कोई धर्म अहमियत रखता था। अहमियत रखता था तो सिर्फ आपका कर्म। मसलन जिस कर्म को जोड़ा गया कमेरा शब्द से। कमेरा का मतलब था वो तमाम लोग जो काम करते हैं, जिनकी रोजी डेली के काम पर निर्भर है, वो लोग जो रोज काम करके कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए एक पार्टी बनी थी जिसका नाम अपना दल था। 2 जुलाई 1950, जिला फर्रुखाबाद, जगह छिबरामऊ। एक ग्रामीण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं था। बच्चे का नाम ही था डॉक्टर सोनेलाल पटेल। वो दौर जब 1950 का दौर था, भारत की आज़ादी एकदम ताज़ी थी। जब कोई ताज़ी चीज़ बाजार में आती है तो उसकी सभी चर्चाएं, उसके सभी आयाम या उसके सभी मकसद पूरे नहीं हो पाते हैं। मसलन आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन
हम एक मानसिकता के गुलाम थे। मानसिकता थी जातिवाद, मानसिकता थी छुआछूत, मानसिकता थी सूदखोरी, जमींदारी और ज़मीन हड़पने की, मानसिकता थी किसानों पर अत्याचार की। ये मानसिकता देश के लोगों के भीतर इनबिल्ड हो गई थी, क्योंकि जो सवर्ण समाज था, जो ब्राह्मणवाद था, जो छोटी जाति के लोगों पर बड़ी जाति के लोगों का आधिपत्य था, वो सब कायम था। मसलन उस दौर में गांव के भीतर बहुजनों को रहने का अधिकार नहीं था, छोटी जाति के लोगों को रहने का अधिकार नहीं था। उनको गांव के बाहर, गांव के द्वार के ठीक बगल में रखा जाता था, ताकि वो सफाई करें, गांव की स्वच्छता का ध्यान रखें, और गांव के लोग त्योहारों पर, हंसी खुशी के मौके पर उनसे उतना संपर्क नहीं रखते थे। वो गांव में सफाई करते थे, और जो कुछ जूठा सूठा बचता था वही उनके भोजन और जीविका का साधन होता था। अधिकार के तौर पर उन्हें शून्य दिया गया था। मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित था। गांव के कुएं से वो पानी नहीं पी सकते थे, इसलिए वो उस तालाब से पानी पीते थे जहां पूरा गांव नहाता था और कपड़े धोता था। ये भारत की अमानवीय घटनाओं का वो इतिहास है जिसने एक बच्चे को सोनेलाल पटेल बना दिया। डॉक्टर पटेल जब पैदा हुए तो परिवार की गरीबी और किसान की मजबूरी और जातिगत छुआछूत उनके साथ बचपन से शुरू हुई। एक बच्चा जब जाति का मतलब भी नहीं समझता है, वो तब से जातिगत भेदभाव झेल रहा होता है। मसलन आलम ये था कि सरकारी स्कूलों में जो सवर्ण समाज के बच्चे थे उनके बैठने की अलग व्यवस्था थी, और जो छोटे समाज के बच्चे थे उनके बैठने की अलग व्यवस्था थी। एक लंबे दौर तक उन्हें बैठने का भी अधिकार बराबरी पर नहीं था। हालांकि अंबेडकर ने आरक्षण की बात तो कर दी थी, लेकिन आपको भी पता है कि कानून के पन्ने पर लिखी गई चीज़ों को जब समाज में उतारना होता है तो कितनी मेहनत लगती है। आप आज भी बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई देख रहे हैं, जो आज़ादी के 72 साल बाद भी चल रही है। तो सोचिए कि आज़ादी के 3 साल बाद क्या स्थिति रही होगी। डॉक्टर पटेल पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। ये तमाम चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। पिता पेशे से किसान थे, तो मिट्टी की मजबूरी और मिट्टी की जो खुशबू होती है वो डॉक्टर पटेल के खून में, उनके ज़मीर में, उनके हर व्यक्तित्व में भरी हुई थी। डॉक्टर पटेल ने किसानों के ऊपर गहरा अध्ययन किया। अध्ययन किताबी नहीं था, अध्ययन ज़मीनी था। वो घंटों दिनों महीनों स्कूल से आने के बाद खेत में वक्त बिताया करते थे। अपने पिता की खेती की मजबूरियों को समझते थे, गांव के तमाम किसानों की बातचीत को सुना करते थे, और ये कोशिश करते थे कि ये स्थितियां कैसे सुधारी जाएं। आप सोचिए कि एक 8-10 साल का बच्चा अगर किसानों की समस्या के बारे में सोच रहा है, जातिगत भेदभाव के बारे में सोच रहा है, तो उसने किस हद तक इसके दुष्परिणाम देखे होंगे। डॉक्टर पटेल ने अपनी किताब में और अपनी रैलियों में एक घटना का जिक्र किया है। वो घटना मैं हूबहू आपको सुनाऊंगा। आप में से कई लोगों के साथ भी घटी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी ही कहानी है। डॉक्टर पटेल के कई मित्र थे, उनमें से एक सवर्ण मित्र भी थे। उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन डॉक्टर पटेल उनके घर गए क्योंकि घर पर कोई प्रोग्राम था, कोई फंक्शन था, कोई कार्यक्रम था जिसमें वो डॉक्टर पटेल को अपने घर लेकर गए। घर के सभी लोग भोजन कर चुके थे। डॉक्टर पटेल और उनके मित्र 2 लोग ही भोजन करने के लिए बचे थे। दोनों लोगों को खाना लगाया गया। खाने की थालियां अलग थीं, बर्तन अलग थे। खाना खत्म होने के बाद डॉक्टर पटेल से कहा गया कि वो अपने बर्तन खुद धुल करके जाएं। ये सुनने के बाद डॉक्टर पटेल कुछ देर तक तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि एक बच्चा जातिगत भेदभाव के इस आयाम को नहीं समझता था। लेकिन इस चीज़ ने डॉक्टर पटेल को एहसास कराया कि 2 जातियों का अलग अलग होना उनके अधिकार और उनके सम्मान को कितना अलग कर सकता है। ये वो दौर था जिसने डॉक्टर पटेल के भीतर जातिगत सम्मान, जातिगत बराबरी, आर्थिक बराबरी की चेतनाएं जागृत की।
डॉक्टर पटेल को एक बात समझ में आ गई कि इस बराबरी का रास्ता शिक्षा की ओर से जाता है। डॉक्टर पटेल ने पहले एमएससी किया, फिर बीएससी किया, एलएलबी किया, बिजनेस मैनेजमेंट किया और फिजिक्स से पीएचडी किया। उस दौर में जब देश में शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर था, हालांकि आज भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है, लेकिन 1970 और 80 के दशक के बीच में डॉक्टर पटेल अपनी पीएचडी पूरी कर रहे थे। तब देश में पीएचडी करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती थी। डॉक्टर पटेल की ये पढ़ाई आसान रास्ते से होकर के नहीं गुजरी थी, रास्ता बहुत कठिन था। एक किसान परिवार का बच्चा जब इतनी ऊंची स्तर की पढ़ाई के लिए निकलता है तो उसको कई चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब फर्रुखाबाद से कानपुर आए, कानपुर आके फैक्ट्रियों में काम किया। वो खुद कमाते थे, अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते थे और अपने आसपास रहने वाले गरीब छात्रों को भी स्वयं फ्री पढ़ाया करते थे। एक आदमी का शिक्षा से इतना स्नेह ये बात जाहिर करता है कि इस देश में बहुजनों को क्यों पढ़ना चाहिए। दो चीज़ें डॉक्टर पटेल ने पढ़ाई से अर्जित की। पहला चीज़ था उनका मानसिक ज्ञान और दूसरी ये सोच कि सिर्फ शिक्षा ही सामाजिक बराबरी का मूल नहीं है। आपको राजनीतिक हिस्सेदारी और सामाजिक हिस्सेदारी भी बराबरी पर लानी पड़ेगी। मसलन धर्म में जिस तरह से हिंदू धर्म में जाति प्रथा थी, वो उन्हें हमेशा छोटे होने का एहसास कराती थी और वो छोटे होकर नहीं रहना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि ये समाज है, जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, जो गरीब है, जो खड़े होकर बराबरी पर कभी बात ही नहीं कर पाता है, जो इतना झुका हुआ है कि उसकी पीठ सीधा होना भूल गई है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और उस हिस्सेदारी की शुरुआत ही डॉक्टर पटेल का राजनीतिक आंदोलन था। जब लड़ाई समाज की बराबरी के लिए लड़ी जाए तो समाज कभी न कभी तो जागता है, और जो समाज जाग जाता है वो एक साथ खड़ा हो जाता है। डॉक्टर पटेल जिस लड़ाई की शुरुआत करना चाहते थे, उसने उन्हें अपने समाज का एक जीता जाता प्रमाण बना दिया था। जो लड़ना चाहता था वो लड़ाई जो सदियों से अधूरी छूटी हुई थी, लड़ाई सामाजिक बराबरी की, लड़ाई बराबर हिस्सा दिलाने की और लड़ाई बराबर सम्मान की, लड़ाई अधिकारों में समानता की। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे राजनेता बन के उभर रहे थे जो किसी पार्टी, बिना किसी समूह से जुड़े हुए जन सामान्य में लोकप्रिय हो गए थे। उसका कारण था कि वो बार बार लोगों से अपने समाज के गुजारिश करते थे कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे उनको वो स्वयं फ्री पढ़ाते थे। कई स्कूलों को खोलने के भी उन्होंने प्रयास किए और ऐसे कई स्कूल खोले। मसलन दर्जनों ऐसे स्कूल समाज की सहायता से खोले गए जो कमेरे समाज को, बच्चों को या तो कम दामों में या मुफ्त शिक्षा देते थे। ये शिक्षा ही वो हथियार था जिसने कमेरे समाज को मजबूत बनाना शुरू किया। मसलन जब कोई कुम्हार घड़ा बनाने की कोशिश करता है तो पहले वो मिट्टी लाता है। डॉक्टर पटेल मिट्टी लाते थे। मिट्टी थी वो बच्चे जो ना पढ़े होते थे, ना जिन्हें भरपेट खाना मिलता था, जो कमज़ोर थे, जो दबाए जाते थे, जिनका तिरस्कार किया जाता था। उस मिट्टी पर मेहनत करके उससे घड़ा बनाते थे और उस घड़े में भरते थे वो अधिकार जिनकी ज़रूरत थी समाज को। डॉक्टर पटेल पर नज़र पड़ी काशीराम की। काशीराम उन दिनों बसपा के गठन के लिए तैयार थे, सामाजिक क्रांति में व्यस्त थे और बहुजन क्रांति इस देश में पनप चुकी थी। काशीराम जी ने जब डॉक्टर पटेल को देखा तो पटेल के साथ दो अच्छी चीज़ें जुड़ी थी। एक, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी था और दूसरा, वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो गए थे। डॉक्टर पटेलों ने स्कूल खोले, पटेलों के कई संस्थान खोले, मिलें खुलवाईं। पटेलों को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि वो अपना व्यापार करें, खुद सबल बने और उससे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज खोलें ताकि लोगों के भीतर जन जागृति आए। एक बात मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि पटेल कोई जाति नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि डॉक्टर पटेल की जो पार्टी बनी वो जातिगत समीकरण को तोड़ने वाली थी।
पटेल शब्द का अर्थ है वो हर आदमी जो मेहनत करता है, जो कमीरा है। कमीरा शब्द को परिभाषित इस तरह से किया जा सकता है कि आप भीड़ में से किसी भी एक शक्ल को उठा लीजिए जो परेशान दिखती है, जो रेलवे की टिकट की लाइन में खड़ी रहती है, जो बैंक के बाहर पैसा लगाने की लाइन में खड़ी रहती है, जो 2 दिन से भूखे आदमी की शक्ल पर चिंताएं हैं, जो सड़क पर पैदल चलते आदमी की चिंताएं हैं, सब्जी की रेड़ी लगाने वाले, फल बेचने वाले, साइकिल पर चल करके घर घर में जा कर के अखबार डालने वाले, मार खाने वाले, तिरस्कार पाने वाले, हर उस आदमी के अंदर एक कमेरा बसता है। हर उस किसान के अंदर कमेरा बसता है जिसके पास जमीन तो नहीं है लेकिन जी तोड़ मेहनत करके फसल उगा रहा है। डॉक्टर पटेल जानते थे कि जो आदमी मेहनत कर सकता है, खून पसीना एक कर सकता है, उसको राजनीतिक हिस्सेदारी और सामाजिक बराबरी क्यों ना मिले। आखिर देश तो वही चला रहा है। डॉक्टर समाज कमेरा समाज को भारत देश का ईंधन कहते थे। ईंधन इसलिए क्योंकि ये समाज अगर नहीं होता तो ये देश रूपी गाड़ी चल नहीं पाती। देश को चलाने के लिए चाहिए होते हैं किसान, कारीगर, मजदूर और वो पूरा समाज जो डेली की ज़रूरतें पूरी करता है। और यही तो कमेरे हैं। कमेरे किसी और देश से थोड़ी ना लाए गए थे। आज जिस कमेरे समाज को टुकड़ों टुकड़ों जातियों में तोड़कर 2-2 विधायकों वाली पार्टी में बांट दिया गया है, डॉक्टर पटेल उस समाज को पूरे भारतवर्ष में एकजुट करना चाहते थे। आज जिन राजनेताओं को आप देखते हैं वो डॉक्टर पटेल का राजनीतिक स्टाइल कॉपी करते हैं। मुझे आज भी वो दृश्य याद है कि डॉक्टर पटेल अपनी बुलेट पर निकला करते थे और हफ्तों, दिनों, महीनों वापस नहीं आते थे। उन दिनों राजनेताओं के पास बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां नहीं होती थीं, अब तो ऑडी और BMW भी होने लगी हैं। तो इस दौर में राजनेताओं का तो आर्थिक विकास हुआ है लेकिन समाज आज भी कच्चे घरों में रह रहा है। इस चीज़ को समझिए थोड़ा बारीकी से। डॉक्टर पटेल जो थे वो बहुत प्रिय थे कुछ राजनेताओं के। उनमें से काशीराम तो पहला नाम है ही, दूसरा नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर पटेल को अक्सर अपनी हवाई यात्राओं में साथ ले जाया करते थे। इसका कारण था कि दोनों ही व्यक्ति बड़े पढ़ाकू किस्म के थे। डॉक्टर पटेल हर क्षेत्र का अध्ययन रखते थे और अटल बिहारी वाजपेयी को साहित्य से बहुत लगाव था। इनकी चर्चाएं बड़ी लंबी चला करती थी। एक किस्सा है, बड़ा आम हुआ था, मैंने भी डॉक्टर पटेल की पुत्री से सुना, मैं आपको वैसा ही सुनाता हूँ। बात गर्मी के दिनों की है। काशीराम डॉक्टर पटेल के घर पर आए हुए थे। डॉक्टर पटेल और उनकी पत्नी घर पर नहीं थी, घर पर बच्चे थे। डॉक्टर पटेल के घर का दरवाज़ा काशीराम खटखटाते हैं और आवाज़ देते हैं, डॉक्टर साहब घर पर कोई है? अंदर से आवाज़ आती है, पापा नहीं है। काशीराम जो कि जाने माने व्यक्ति थे, जिन्हें उस समय लगभग पूरा देश जान चुका था, बहुजन समाज के प्रतिनिधि थे, ऐसा जवाब सुनकर थोड़ा चौंक गए। अगला जवाब था कि आप बाहर इंतज़ार करिए, पापा आएंगे तब गेट खुलेगा। वो काशीराम जिनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की 3 बार दावेदारी पेश करके जीत भी चुकी है, वो काशीराम जो इस देश के तमाम बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, वो काशीराम डॉक्टर पटेल के घर के बाहर 4 घंटे पेड़ के नीचे बैठे रहे। आप सोचिए कि उस राजनेता का क्या वर्चस्व होगा और क्या उसकी राजनीतिक हनक होगी जो काशीराम को भी 4 घंटा घर के बाहर बैठने पर मजबूर कर दे। डॉक्टर पटेल आए, काशीराम से मिले और देखते ही उन्हें उठकर गले लगा लिया कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। उन्होंने बताया कि आप नहीं थे तो बिटिया ने गेट नहीं खोला। इस घटना पर काशीराम पटेल और डॉक्टर साहब ने डांटा नहीं बल्कि कहा कि दृढ़ संकल्प होना ही तो राजनीति के भविष्य की पहली पहचान है। और वो लड़की आज उसी पार्टी की अध्यक्ष बन करके आपके सामने मौजूद है। उनका नाम है पल्लवी पटेल, जो अपना दल में डॉक्टर पटेल के संकल्पों को सच करने की लड़ाई आज भी लड़ रही हैं। आप आज के दौर के नए उभरे हुए राजनेताओं का स्टाइल देखते हैं। आप चंद्रशेखर रावण को देखिए, उनका मूंछ रखने का अंदाज, उनका बुलेट से चलने का अंदाज हूबहू डॉक्टर पटेल को कॉपी करता है। आप पटेल आंदोलन गुजरात में जो देखते हैं जिसको खड़ा किया गया, वो आंदोलन हूबहू डॉक्टर पटेल के आंदोलन को कॉपी करता है। जिग्नेश मेवानी गुजरात में जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं और जो उनका तरीका है वो डॉक्टर पटेल को हूबहू कॉपी करता है।
राजनीति के उस वैज्ञानिक के प्रयोग को आज भी लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं अप्लाई कर पाए जिस तरीके से डॉक्टर पटेल ने किया। बसपा से डॉक्टर पटेल का जुड़ाव रहा और बसपा के शुरुआती दिनों में 1 लाख का चंदा दे करके और 1 लाख की भीड़ इकट्ठी करके पहली रैली बसपा की कराई गई। बसपा की राजनीतिक पैठ बनी, राजनीतिक हिस्सेदारी भी बनी, बसपा शान शौकत से चलने लगी। लेकिन जब कोई पार्टी चल पड़ती है तो वो अपनी ज़मीनी नेताओं को भूलना शुरू कर देती है। डॉक्टर पटेल स्वाभिमानी थे और स्वाभिमानी व्यक्ति को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा चाणक्य नीति भी कहती है। डॉक्टर पटेल का स्वाभिमान ठोकर खा गया जब बसपा ने कुर्मी समाज को ना तो सीट दी ना बराबर बैठने का अधिकार दिया। रातों रात बसपा छोड़ करके डॉक्टर पटेल अपने घर आ गए और कुर्मी क्षत्रिय महासभा के वो अध्यक्ष थे। उस बैनर के तले उन्होंने पूरे देश भर में घूम करके समाज को एकजुट करना शुरू किया। डॉक्टर पटेल ने 3 बड़े नारे दिए। पहला नारा था पटेल जोड़ो उपजाति छोड़ो। मतलब पटेल वो तमाम लोग जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो छोटी छोटी जातियां, फलाने ढिमाके, इन सब को हटा करके पटेल शब्द का इस्तेमाल करें और पटेल क्रांति का उदय। दूसरा नारा था कमेरो जागो सत्ता पर कब्जा करो। इस बात को मैं दूसरी तरह से समझाता हूं क्योंकि कब्जा शब्द थोड़ा नकारात्मक लगता है। उस दौर में सत्ता पर सवर्णों का कब्जा था। कब्जा इसलिए क्योंकि जब भी कोई बहुजन समाज की पार्टी या कमेरों की पार्टी उठने की कोशिश करती थी तो उसके साथ दोहरा व्यवहार किया। डॉक्टर पटेल बसपा की इस नीति से आहत हुए और 1995 में अपना दल नाम की उस पार्टी का गठन हुआ जिसका आज आप वर्चस्व राजनीति में देखते हैं। 4 नवंबर 1995 में स्थापना हुई अपना दल की और पार्टी ने अपना संविधान बनाया। पार्टी ने अपनी मांगें रखी और अपनी विचारधारा तय की। पार्टी की मांगें बड़ी रोचक थीं और विचारधारा बड़ी सतही और साफ थी। पहली मांग थी कि इस देश में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए। ये वो पहली मांग स्थापित करती है अपना दल की उस सोच को जिसको लेकर के डॉक्टर पटेल चले थे। दूसरी मांग थी कि वोटर पेंशन होनी चाहिए ताकि देश में योजनाओं के नाम पर जो घोटाला चल रहा है वो सिमट जाए और हर वोटर के खाते में सीधी पेंशन जाए, जिससे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और वोटर भी मजबूत होगा। आज कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर विचार कर रही हैं क्योंकि राजनीतिक स्टाइल में डॉक्टर पटेल को आज भी कॉपी किया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर पटेल ने शुरू की कमेरावाद क्रांति। कमेरावाद का मतलब क्या है, इस शब्द को बारीकी से समझिए। कमेरावाद उन लोगों की बात करता है जो ठुकरा दिए गए थे समाज से। किसान, गरीब, पिछड़े, कमज़ोर, दलित, सभी वो लोग जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और मेहनत पर जीवित हैं, जिनकी मेहनत से बड़े बड़े उद्योगपति तो बन गए लेकिन वो आज भी कमा खा रहे हैं। मसलन आप सोचिए कि एक 5 स्टार बिल्डिंग टाइप स्कूल बनाने वाला मजदूर जो उस बिल्डिंग को बनाता है, उसका बच्चा खुद स्कूल नहीं जा पाता है। वो आदमी जो बड़े बड़े मॉल्स बनाता है, क्या कभी खुद उसमें घूम पाता है? ये तमाम डिस्क्रिमिनेशन डॉक्टर पटेल के सामने हुए, इसलिए वो इनकी लड़ाई लड़ना चाहते थे। पार्टी चाहती थी कि किसानों को औद्योगिक का दर्जा दिया जाए। डॉक्टर पटेल अक्सर अपनी रैली में कहा करते थे कि सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने वाली हर कंपनी को अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार है, तो किसान के गेहूं की कीमत सरकार क्यों तय करती है? सवाल एकदम जायज़ था। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के पार्टी बनी। लेकिन जो 23 अगस्त 1999 को हुआ उसने इस देश की राजनीति को शर्मसार कर दिया। इलाहाबाद में एक पार्क है, नाम है पीडी टंडन। पीडी टंडन पार्क में डॉक्टर पटेल की जनसभा होने वाली थी। देखने वाले बताते हैं कि इलाहाबाद की सड़कों पर आज से पहले उतनी भीड़ देखी ही नहीं गई थी। सड़कों पर पैदल चलने वालों का तांता लगा था, सड़कें लोगों से पट गई थी। डॉक्टर पटेल उस मंच से भाषण देने वाले थे। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मची हुई थी कि आज इलाहाबाद में कुछ ऐसा होगा जो इस देश के राजनीति के इतिहास में
गिना जाएगा और भविष्य को भी बदल देगा। लेकिन तमाम पार्टियां जो सत्ता में थीं उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। ऐसा कहा जाता है कि मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में पुलिस को ये आदेश दिया गया कि लाठी चार्ज कर दिया जाए और रैली पर लाठी चार्ज कर दिया गया। 100 से ज़्यादा राउंड फायर भी किए गए। इसको भारत के इतिहास का आज़ादी के बाद का दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा गया, जिसमें पुलिस ने बर्बरता से लाठियां तो चलाई ही, गोलियां भी चलाई। 250 से ज़्यादा कार्यकर्ता घायल हुए, चोटें आईं। डॉक्टर पटेल को भी मारने की साजिश रची गई। पटेल के शरीर पे 6 से ज़्यादा फ्रैक्चर थे जब उन्हें जेल ले जाया गया। जेल में भी भयंकर यातनाएं दी गईं। सवर्ण पुलिस वाले डॉक्टर पटेल से कहते थे कि तुम लोग तो सिर्फ जूते साफ करने के लिए पैदा हुए हो, तुम राजनीति करोगे। जिस दिन तुम नेता बन जाओगे मैं उस दिन ये वर्दी उतार दूंगा। एक जाति के प्रति किसी के दिल में इतनी नफरत कैसे आ सकती है? क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था में यही पढ़ाया गया था? डॉक्टर पटेल शिक्षा व्यवस्था के आयाम को क्यों बदलना चाहते थे? इन सभी सवालों के जवाब उस क्रांति ने दे दिया था। इसे आज़ादी की क्रांति का नाम दिया गया। देश भर के तमाम अखबारों में इस खबर को फ्रंट लाइन में छापा गया और इस बर्बरता के बाद डॉक्टर पटेल का संदेश पूरे देश में फैल गया। अतीक अहमद ने सपा छोड़ी और वो डॉक्टर पटेल से आ मिले और डॉक्टर पटेल की पार्टी के साथ उस क्रांति से जुड़ गए। जेल की यातनाओं के बाद डॉक्टर पटेल वापस आए, पार्टी ने अपना काम शुरू किया, लेकिन शारीरिक तौर पर डॉक्टर पटेल बहुत कमज़ोर हो गए थे। फिर भी वो जगह जगह जाकर रैलियां करते थे। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई छोटा गांव नहीं है जहां आप डॉक्टर पटेल का नाम पूछें और कोई जानता ना हो। बिहार का भी ऐसा कोई गांव नहीं है जहां आप डॉक्टर पटेल का नाम पूछें और लोग जानते ना हो। खुद नीतीश कुमार और डॉक्टर पटेल की घनिष्ठ दोस्ती थी। इस देश के तमाम बड़े प्रधानमंत्रियों ने डॉक्टर पटेल के काम करने के तरीके को सराहा भी। मगर ऐसा क्या हुआ कि उस पार्टी का हश्र कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर पटेल के जाने के बाद वो पार्टी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बिखर गई। 15 फरवरी 1999 जगह अयोध्या थी। कुछ बड़ा होने वाला था, हलचल मची हुई थी। फिर डॉक्टर पटेल अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हिंदू समाज के तमाम प्रकांड विद्वान पटेल के इस कदम से बेहद आहत थे और उन्होंने पटेल को न जाने क्या क्या कह डाला। लेकिन डॉक्टर पटेल ने बड़ी सीधी और सतही बात की कि जिस धर्म में मुझे छोटा समझा जाता है, मुझे बराबर बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता है, उस धर्म को छोड़ करके मैं समानता में क्यों न जीऊं? मसलन अगर मेरे घर के लोग ही मुझे मारें, मुझे खाना ना दें, अपने बराबर ना बिठाएं, तो मैं किसी और के घर में क्यों ना रहने लगूं जहां मुझे सम्मान मिलता है? बात तार्किक थी और सही थी। यही कारण था कि डॉक्टर पटेल के साथ लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। डॉक्टर पटेल बौद्ध धर्म से इसलिए प्रभावित थे कि बौद्ध धर्म में छुआछूत, ऊंच नीच नहीं थी और यही बदलाव वो हिंदू धर्म में भी चाहते थे, जिसको वो कोशिश करते रहे। डॉक्टर पटेल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया और तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपना दल के बढ़ते वर्चस्व से परेशान होने लगी। दौर बदलता गया, अपना दल आगे बढ़ती गई। डॉक्टर पटेल खुद एक भी चुनाव नहीं जीते, लेकिन डॉक्टर पटेल की राजनीतिक पाठशाला से कई लोग पढ़कर निकले। उन कार्यकर्ताओं से जब मैं बात करता हूं तो सुनता हूं कि वो डॉक्टर पटेल के घर जाते थे तो खाना स्वयं डॉक्टर पटेल की पत्नी बनाकर खिलाती थी। क्या किसी राजनेता के घर जाकर आपको इतना प्रेम मिला है? वो राजनेता कितना जमीनी होगा जिसके घर में रोटी उसकी पत्नी ही बनाए और सारे लोगों के साथ बैठकर वो रोटी खाए। वो राजनेता कितना जमीनी रहा होगा जो इतना पैसा कमाने के बाद भी गांव में रहना पसंद करे। वो राजनेता कितना जमीनी और बहुजन समाज का करीबी रहा होगा जिसने जातिगत भेदभाव के खिलाफ गोली खाने तक से नहीं डरा। डॉक्टर पटेल हर उस क्षेत्र में जहां सवर्णों का वर्चस्व था, अकेले खड़े होकर के घंटों भाषण दिया करते थे, क्योंकि सवर्णों से खौफ से कोई सुनने आता ही नहीं था। लेकिन उनकी आवाज़ लोगों के घरों तक पहुंच रही थी और वो आवाज़ बाद में रंग लाई। डॉक्टर पटेल ने जब अपना दल बनाया तो कमेरों की राजनीतिक हनक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के तमाम खिड़की दरवाजे हिला दिए
और दिल्ली की कुर्सी के चारों पाए में से एक पाया थोड़ा सा हिला और उसे एहसास हुआ कि अगर पटेलों और कमेरों के वोट को साधा नहीं गया तो सरकार गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 17 अक्टूबर 2009 डॉक्टर पटेल की कार दुर्घटना में मौत हुई। एक ऐसा महापुरुष जिसने इस प्रदेश की राजनीति में कमेरों और पिछड़ों को स्थान दिलाया, अचानक से चला गया। लोगों ने इसे हत्या भी कहा और सीबीआई जांच की मांग भी की। लेकिन आपको पता है इस देश में जांच की प्रक्रिया क्या है। हाई लेवल जांचों के लो लेवल परिणाम आते हैं। कोई जांच नहीं हुई और पार्टी को संभालने की बागडोर किसके हाथ में जाए, इसको लेकर के बड़ा संशय खड़ा हुआ। सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से उनकी पत्नी कृष्णा पटेल का नाम प्रस्तावित किया और उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया। कृष्णा पटेल के नेतृत्व में पार्टी ने काम करना शुरू किया। 2012 में उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल विधायकी का पहला चुनाव जीती। उसके बाद अनुप्रिया की राजनीति में शुरुआत हुई। 2014 में अपना दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जिसकी 2 शर्तें थीं। पहला कि किसानी और खेती को औद्योगिक दर्जा दिया जाए और किसान की आय और उसके समर्थन मूल्य को भी एक बेहतर स्थिति में लाया जाए। दोनों मांगे मांग कर गठबंधन तो हो गया, लेकिन गठबंधन के 2 साल बाद भी बीजेपी ने गठबंधन पर अमल नहीं किया। कृष्णा पटेल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख करके उनका गठबंधन अस्वीकार किया और गठबंधन तोड़ दिया। आप सोचिए, इस दौर में जब राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए आगे पीछे घूमती रहती हैं, उस दौर में अगर कोई महिला अपने नेतृत्व की शक्ति से प्रधानमंत्री मोदी से ये बोले कि मैं तुम्हारे गठबंधन को अस्वीकारती हूँ, तो उस पार्टी के विचारों में कितनी शक्ति और कितनी ताकत रही होगी। लेकिन कुछ बुरा हुआ जिसका अंदेशा अक्सर आप करते हैं। राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉकस काम करता है। ये पहले घर तोड़ते हैं, फिर विचारधारा तोड़ते हैं। अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद का लालच दे करके पार्टी से अलग करके जोड़ लिया गया बीजेपी में, और अनुप्रिया ने भी मंत्री पद के लालच में अपनी पार्टी के उसूलों को तोड़ दिया। जब माता कृष्णा पटेल को ये बात पता चली कि किसानों के अधिकारों से समझौता करके अनुप्रिया ने बीजेपी में मंत्री पद स्वीकारा है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अनुप्रिया और उनके समर्थकों को पार्टी से निकाल दिया। देश की कितनी राजनीतिक पार्टियां होंगी जो अपने वंश को चलाने वाले लोगों को अपनी पार्टी से बेदखल करें, वो भी सिर्फ पार्टी की विचारधारा के लिए। क्या कोई माँ अपनी बेटी को पार्टी से इसलिए निकाल सकती है क्योंकि उसकी बेटी ने पार्टी की विचारधारा के साथ गलत किया? क्या लालू प्रसाद अपने बेटों के ऊपर ऐसी कार्यवाही कर सकते थे? क्या मुलायम सिंह ने अपने बेटे से कभी विचारधारा का सवाल किया होगा? मगर कृष्णा पटेल ने किया। ये वो तमाम चीज हैं जो अपना दल को दूसरी पार्टियों से थोड़ा अलग बनाते हैं। धोखाधड़ी करके पार्टी को हथियाया गया और अनुप्रिया को मंत्री पद मिल गया। कृष्णा पटेल ने उस गठबंधन को ठुकरा दिया और कमेरों के आदर्श के लिए अपना दल कमेरा नाम से पार्टी को नई लहर दी। वो पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी जोरदारी से लड़ना शुरू कर चुकी। उस पार्टी का नेतृत्व आज डॉक्टर पटेल के आदर्शों पर जो देख रही हैं, वो पल्लवी पटेल है। ये तमाम कहानियां राजनीति के उस इतिहास में कहीं खो गई थीं जिनकी बात नहीं की गई। मैं आपको वही खोई हुई तमाम कहानियां सुनाऊंगा। डॉक्टर पटेल के बारे में गूगल कीजिए और पढ़िए। ये एक बेहतरीन आदमी इस देश की राजनीति को बदलते बदलते कैसे आपके बीच से गायब हो गया और आपको पता ही ना चला। कमेरे आंदोलन का इतिहास पढ़िए और समझिए कि कमेरे होने का मतलब क्या है। पटेल आंदोलन का भी इतिहास पढ़िए और पटेल होने का मतलब समझिए। उस पार्टी की अहमियत को समझिए जिसने इस देश में धार्मिक और जातीय गठबंधन गोल चक्र को तोड़ा और एक विचारधारा पर आधारित पार्टी शुरू की। अगर आप डॉक्टर पटेल जैसे नेताओं को नहीं पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था और न्याय प्रणाली उसी गोल चक्र में घूमती रहेगी जहां न्याय मिलने में सालों और पढ़ने में कई साल बीत जाते हैं। ये किताब है जिसका नाम एक सार्थक जीवन है।
एक जीवन कैसे सार्थक हो सकता है, डॉक्टर पटेल के जीवन के तमाम किस्से इस किताब में मौजूद हैं। और मौजूद है कमेरा आंदोलन का वो इतिहास जो आपको पढ़ना चाहिए। अपना दल के कार्यालय से भी आप ये किताब प्राप्त कर सकते हैं और बाकी गूगल पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं आपसे इस किताब को पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ आज राजनीति के भीतर धर्म और जाति की लड़ाई है, वहाँ एक ऐसी विचारधारा आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि आप इस चीज़ का एहसास कर सकें कि आपने क्या खो दिया है और आपको क्या पाना है। तब तक के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए और सभी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कोई ऐसी ही खोई हुई कहानी जो आपके आसपास घूम रही है लेकिन सुनाई नहीं जाती, क्योंकि हमारे इस सेगमेंट में हम आपको वही सारी खोई हुई कहानियाँ सुनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। नमस्कार, धन्यवाद।